कक्षा 11वीं विषय लेखाशास्त्र तलपट ट्रायल बैलेंस। आज आपके लिए पुनः तलपट से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर शेष विधि से दिए गए जानकारी के आधार पर तलपट तैयार करेंगे। तलपट तैयार करने के पहले आपको कुछ सैद्धांतिक बातों का जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कौन कौन से खाते जिनका सदैव डेबिट शेष होता है, साथ ही ऐसे कौन कौन से खाते हैं जिनका सदैव क्रेडिट शेष होते हैं, साथ ही ऐसे कौन कौन से खाते हैं जिनका कभी डेबिट शेष होता है तो कभी क्रेडिट शेष होता है। इस बात की यदि आपको जानकारी है तब आप आसानी से, अच्छे से और सही तलपट बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से शेष दिए गए हैं, जो भी लेन देन है उसका। अब दिए गए जानकारी के आधार पर हम तलपट तैयार करते हैं। तलपट तैयार करने के लिए इस प्रकार से आप प्रश्नों को एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद तलपट के लिए एक प्रारूप तैयार करेंगे। विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। अब इसके बाद जो भी लेन देन यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी खाता का नाम दिया गया है, उसको आप फटाफट जो है इस विवरण कॉलम में इस प्रकार से आप लिख लेंगे। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। इसके बाद जब विवरण में आप सभी खातों का नाम लिख लेते हैं तो आप क्रमशः, जैसे यहाँ पर पहला वेतन दिया गया और यहाँ पर विवरण में हमने पहला वेतन लिख लिए हैं। अब वेतन की राशि को हम देखेंगे। वेतन यहाँ पर 3000 दिया गया और वेतन का सदैव डेबिट शेष होता है, अर्थात वेतन की राशि को हम तलपट के डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 3000 रुपये। यहाँ इस प्रकार से डेस कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं बीमा का डेबिट शेष होता है, अर्थात बीमा का 550 को हम डेबिट अमाउंट में लिखेंगे। इसके बाद भवन का हमेशा डेबिट शेष होता है, इसकी राशि को डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 40,000। लेनदार का सदैव क्रेडिट शेष होता है, अर्थात लेनदार की राशि दिया गया 18,100, हम इसे क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे 18,100। इसके बाद दिया गया पूंजी का सदैव क्रेडिट शेष होता है, अर्थात पूंजी की राशि 64,000 दिया गया है, इसे हम क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे। इसके बाद दिया गया प्राप्य पत्र का हमेशा डेबिट शेष होता है, प्राप्य पत्र की राशि 5,000 को हम डेबिट अमाउंट में लिखेंगे। देय पत्र का शेष क्रेडिट शेष होता है, अर्थात इसकी राशि 11,600 है, इसे हम क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे। अप्राप्य ऋण संचिति, इसका क्रेडिट शेष होता है, अर्थात इसकी राशि 1,000 है, इसको हम क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे। देनदार का डेबिट शेष होता है, देनदार की राशि 16,000 दिया गया है, इसे हम डेबिट अमाउंट में लिखेंगे। बैंक अधिविकर्ष का हमेशा क्रेडिट शेष होता है, अर्थात इसकी राशि 15,000 है, इसे हम क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे। प्राप्त कमीशन, यहाँ प्राप्त कमीशन दिया भी जाता है और कमीशन लिया भी जाता है। जब प्राप्त कमीशन है तब इसका क्रेडिट शेष होता है, अर्थात इसकी राशि को हम क्रेडिट अमाउंट में लिखते हैं। दान दिया जाता है और दान लिया भी जाता है। जब इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है तब आप इसे डेबिट शेष मानेंगे और डेबिट पक्ष में इसकी अमाउंट को लिखेंगे 300 रुपये डेबिट शेष। क्रय का हमेशा डेबिट शेष होता है, अर्थात क्रय की राशि 10,000 दिया गया, इसे हम डेबिट अमाउंट में लिखेंगे। विक्रय का हमेशा क्रेडिट शेष होता है, अर्थात विक्रय की राशि 22,000, इसे हम क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे। क्रय वापसी का हमेशा क्रेडिट शेष होता है, अर्थात इसकी राशि 300, इसे हम क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे। विक्रय वापसी का हमेशा डेबिट शेष होता है, अर्थात इसकी राशि को हम डेबिट अमाउंट में लिखेंगे 700 रुपये प्रश्न में दिया गया है। और हस्तस्थ रोकड़, यह हमेशा डेबिट शेष होता है, अर्थात हस्तस्थ रोकड़ की राशि 62,450 दिया गया है, इसे हम डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। इस प्रकार से शेष विधि से जब हम तलपट तैयार करते हैं तो यदि डेबिट शेष है तो अमाउंट को हम डेबिट शेष में लिखेंगे, और खाते का यदि क्रेडिट शेष है तब उसके अमाउंट को हम क्रेडिट शेष में लिखते हैं। और इस प्रकार से जितना भी खाता प्रश्न में दिया गया है सबका एंट्री कर लेने के बाद हम डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का योग करते हैं। इसके लिए आप पहले किसी भी पक्ष का योग कर सकते हैं।
यहाँ पर हम जब डेबिट और क्रेडिट का योग करते हैं तब यह होता है 1,38,000। अर्थात जब डेबिट अमाउंट का योग किया गया तब यह योग आया 1,38,000 रुपये। साथ ही जब हमने क्रेडिट अमाउंट का टोटल किए तब यह भी होता है 1,38,000 रुपये। इस प्रकार से शेष विधि से जब हमने तलपट तैयार किए तब डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का योग एक समान है, अर्थात यहाँ पर जो तलपट तैयार किया गया वह सही है, यह माना जाता है। इस प्रकार से शेष विधि से, यह शेष विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है और अधिकतर वार्षिक परीक्षा में इस विधि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात इस विधि की आपको अच्छे से तैयारी करना है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और प्रश्न के आधार पर शेष विधि से ठीक इस प्रकार से हम ट्रायल बैलेंस अर्थात तलपट तैयार करते हैं। यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण सैद्धांतिक बातें याद है तब आसानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से कम समय में और सही तलपट तैयार कर सकते हैं।